कभी नहीं। ऐसा इसलिए कि कहीं से भी शुरुआत होगी तो सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद ना होगा, खत्म हो जाएगा। धरती पर जीव जंतु पेड़ पौधे नाम की कोई चीज न रह जाए। इतना हथियार बन गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध वाली बात नहीं है। उस समय जो एटम बम गिराया गया बहुत छोटा था, नींबू के आकार का, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद किया। इस बार जो एटम बम और हाइड्रोजन बम विस्फोट होगा तो एक ही बम काफी पृथ्वी को समाप्त करने के। फिर से हम लोग 4.5 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग में पहुंच जाएंगे। मानव देखो, हम बार बार इस बात को करते हैं, हम मानव जो है ना, जाने अनजाने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए विनाश की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। हर तरह से मिट्टी से लेकर के हवा से लेकर के आकाश तक, जल तक, सब कुछ इतना गंदा कर चुके हैं, इतना प्रदूषित कर चुके हैं। एटम बम न भी गिरेगा, समय से पहले हम लोग चल रहे हैं। अभी देख रहे थे कि गाइड रखा हुआ था, पता नहीं किसका है, 2 पन्ना पढ़े, उसमें 3-4 तो गलतियां मिली। वैसे याद कर लेगा, उसको याद ही कर। उससे हमको मतलब नहीं है, हम जो कहना चाह रहे थे सुनो। उसमें दिखा रहा था कि भारत में औसत आयु कितना एक आदमी का 64 पॉइंट समथिंग है, 5 या 6। ये 64 वर्ष जो आयु है वो घटते जा रहा है। और घटने का मेन कारण यह है प्रदूषण। हम सब जो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, या जो भी सामान ले रहे हैं, एक चीज शुद्ध नहीं। जो केमिकल हमारे अंदर जा रहा है, यहां तक कि जो छोटा नवजात बच्चा होता है, बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं बुद्धिमान, वो अपना फीड नहीं कराती है बच्चे को, दुकान से जो पाउडर वाला दूध आता है, लैक्टोजेन और क्या क्या होता है, विलायती मत कहो, वो इंडियन है। विलायती किसको कहते हैं मालूम है? विदेशी का है। हाँ, उस समय विलायत कहा जाता था, तो विदेशी नहीं है, इंडियन में, इंडिया में ही बनता है। तो आयु के अनुसार उसका निर्धारण होता है, लैक्टोजेन 1, लैक्टोजेन 2, लैक्टोजेन 3। जैसे जैसे बच्चा की उम्र बढ़ती है वो उसके अनुसार उसको खिलाया जाता है। सेरेलैक्स, हाँ, सेरोलैक भी लोग खिलाती हैं। घर का माड़ भात नहीं खिलाएंगे, रोटी नहीं खिलाती। कहा है भाई, वह जो आता है ना सेरोलैक, वह जो खिलाएंगे तो बच्चा पहलवान हो जाएगा। अरे बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, पहलवान कहां से हो जाएगा? वह जो दूध ला करके हमारे घरों में यूज होता है, पाउडर वाला, उसको वर्षों वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें केमिकल मिलाया जाता है, तब तो वो सुरक्षित रहता है, उसमें कीड़ा क्यों नहीं पड़ता है? वो केमिकल मिलाया जाता है। तो दूध के साथ वह केमिकल भी बच्चे के अंदर जाता है।
माओ को इससे मतलब नहीं। माओ को तो मतलब है कि हमारा बच्चा दूध पी रहा है और 4 घंटा पर 5 घंटा पर जो उसका टाइमिंग है पिलाए जा रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि बच्चा तो हमारा पहलवान हो जाएगा। हम जो खाना पीना कर रहे हैं वो भी प्रदूषण से भरा हुआ है, और वो प्रदूषण फैलाने का जिम्मेवारी किस पर है? हम पर। गंगा जैसी पवित्र नदी, पवित्र क्यों कहा जाता था गंगा को? क्योंकि उसके पानी में, उसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते थे। गंगा में एक अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अब नहीं पाए जाते हैं। कहीं कहीं वो मिलता है, बाकी तो सब बैक्टीरिया को हमने मार दिया। वह बैक्टीरिया जो होता था, तो खराब करने वाले जो बैक्टीरिया पानी में तैयार होते थे उसको वह मार देता था। यही गंगा की विशेषता थी। हरिद्वार से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जहां गंगा गिरती, पानी शुद्ध जब होता था। अब उस शुद्धता के चलते हमारे जो धर्म ग्रंथकार थे उन्होंने शायद इतना दूर तक नहीं सोचा था। उन्होंने लिख दिया कि गंगा तो सीधे भगवान शंकर के जटा से निकली है। अब जटा से निकलने का मतलब कि उसके किनारे यदि किसी को जला दिया जाए, अधजले लाश को गंगा में फेंक दिया जाए, तो फिर यहां वो थोड़े रुकेगा उसकी आत्मा, सीधे कैलाश तक पहुंच जाएगा, भगवान तक। अब परिणाम यह हुआ कि हम लोग यदि स्मशान पर बैठो, भगवान ने करे नौबत आएगा। हमको ऐसा मौका मिला है बनारस में भी और पटना में, 2 जगह। बनारस में तो घूमने के दौरान मिला, सब घाट देखे, 80 घाट है वहां पर, सब घाटों पर गए हम लोग। उसी पर एक कहानी देखो याद पड़ गई कि हम लोग घाट से घूम करके चले आए। एक विदेशी जोड़ा आया, बनारस में बहुत विदेशी लोग आते हैं, टूरिस्ट। विदेशी जोड़ा आया, वह भी घाट घूमना चाहता था। वहां बहुत सारे जो नाविक है सब घाट पर अपना नाव लगा लगा करके इधर आइए सर, इधर आइए मालिक करते रहता है। हम लोग उतरे जिस नाव से, उसी नाव पर वो जोड़ा से, और देखो चांस कि कुछ ही दूर वह नाव आगे गई और पलट गई। अजीब चांस, उसी नाव से हम लोग घूम करके आए। हम लोग 8-10 लड़के थे, वहां से घूम करके आए, उतरे और वो दोनों सवार होकर के गया, और कुछ दूर जाने के बाद नाव पलट गई। खैर बहुत सारे वहां पर मलाह लोग रहते हैं, तैरोल करके दोनों जोड़ा के निकाल दिया। उनकी तो स्थिति देखने लायक थी। खैर जान बची। हम लोग तो समझ रहे थे कि गया, कुल काशी दर्शन इनका भुला जाएगा। उस गंगा के किनारे हर घाट पर हमने देखा, खास करके मणिकर्णिका घाट जो वहां प्रसिद्ध, लाशों का अंबार लगा हुआ है। मैंने लग रहा है कि इस पूरे देश का जो डेड बॉडी है बस यहीं पर आ ही रहा है। लाइन लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है। वहां पर समझ में आता है कि भारत में कितने लोग मरते होंगे रोज। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पता चलता है। हॉस्पिटल में जाइए, जिस वार्ड में जाइए, चाहे लीवर के वार्ड में जाइए, किडनी के वार्ड में जाइए, कैंसर के वार्ड में जाइए, जहां जाइए आप, मरीजों का अंबार लगा हुआ है। पिछले साल जो 2 साल कोरोना रहा, ये कोरोना क्या है? वायरस ही है ना। एक नया टाइप का वायरस पैदा हुआ जिसका कोई इलाज नहीं। वायरस का कोई इलाज होता ही नहीं है, लेकिन ये जानलेवा वायरस था। 42 लाख लोग इंडिया में मरे, सिर्फ इंडिया में 42 लाख मरा। फिर इतनी आबादी है कि 42 लाख हमारे यहाँ कुछ पता थोड़े चलता है। एक ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पैदा हो जाता है हर साल। 1 करोड़ 20 लाख हर साल तैयार हो जाता है। गिनिए, हमको भी गिनिए, अब कितना गिनिएगा?
भारत सरकार, मोदी सरकार कह दी कि अब हम जनगणना न करें, बढ़ाते रहो, जनसंख्या कितना बढ़ाना है वो ठीक ही है। कुछ अंदाजे न चलेगा आदमी को भारत की जनसंख्या कितना है, कितना खर्च करना पड़ेगा सरकार को। तो कहने का मतलब कि जाने अनजाने हम लोग विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गए। गंगा जैसी पवित्र नदी को भी हमने विषैला कर दिया, जहरीला कर दिया। और भारत की आज कोई ऐसी नदी नहीं है जिसको पवित्र कहा जाए, सब विषैला हो चुका है। यदि गंगा में आप स्नान कर रहे हैं यह जान करके कि बड़ी पुण्य होगा, जितना हम पाप किए हैं जिंदगी में सब कट जाएगा, तो पाप तो कटे या न कटे वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन तरह तरह की बीमारियां जरूर लग जाएंगी, इसकी गारंटी 100%। वैज्ञानिकों ने मना कर दिया है कि आप गंगा में स्नान मत कीजिए, गंगा जल यूज मत कीजिए, वैज्ञानिकों ने मना कर दिया। लेकिन वैज्ञानिकों के कहने से क्या होगा, हमारे यहाँ तो एक दूसरी परिस्थितियां हैं। आज भी भगवान की पूजा करने के लिए गंगा जल होना ही होना चाहिए, या हर घर में, हिंदू घर में तो गंगा जल होता ही होता है। कोई बूढ़ बुजुर्ग जब मरणासन होते हैं तो परिवार के लोग उनको गंगा जल देते हैं, बेचारा का 2-4-10 मिनट और जो सांस चलने वाली जितना जल्दी सांस कर ले, एकदम सही चीज हम बता रहे हैं। कम जानकारी होगी आपको, लेट करके जो कुछ लोग पानी वगैरह पी लेते हैं, कभी कभी सोए सोए चीते, तो हमारी सांस नली और भोजन नली एक ही जगह से अलग होती है। कभी कभार होता क्या है कि वो जो भोजन नली में जाने वाला पानी या अनाज सांस नली में चला, जो मरणासन व्यक्ति होता है, जो घर में कहते हैं कि बाबू पानी दे दो, अब बाबा जाने वाले हैं या मामा दादी जाने वाले हैं, तो पानी वो जो पड़ता है तो होता क्या है कि अधिकांश चांस क्योंकि वो तो सेंसलेस हो गया है बेचारा, केवल सांस चल रही है, तो जो पानी जाना चाहिए भोजन नली में वो सांस नली में चला जाए। अब सांस नली में चला गया तो सांस उनकी रुक गई, वैकुंठ पहुंच गए तुरंत, तो वो तब क्या कहेगा कि बस इनके पहिया खाली हुए है ना, इनके अलावा उनका सांस अभी तक चले चले, हाँ जैसे ही पानी लगती बस सांस छोड़ देते। अरे छोड़ का मुंह तो मार दिया और तुम लोग मरवा दिया उसको पानी दे देकर, समझने वाला नहीं। तो विश्व युद्ध जो होगा या न हो, दुनिया विनाश जरूर होगी बहुत जल्दी। हम ये जो एटम बम बना किसके लिए बना है भाई, काहे के लिए बना करके रखे हो। हमारे यहाँ 2000 लगभग 1999 या 2000 का टाइम था जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय 3 हाइड्रोजन बम और 2 एटम बम बन चुका था। सारी दुनिया से हम पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया गया है लगभग, लेकिन हमारी जरूरत थी। जरूरत इसलिए थी कि बगल में हमारा चीन वो बहुत पहले बना चुका था और पाकिस्तान चोरी चुपे बना रहा था। उस समय अमेरिका चीन सब उसको मदद कर रहा था, तो अपनी सुरक्षा के लिए हमको भी रखना था, तो हमने उस समय तैयार किया। हालांकि 1964 में ही परमाणु विस्फोट हो चुका था पोखरण में इंदिरा गांधी के समय, लेकिन हमने एटम बम उस समय बनाया नहीं था। विस्फोट करके हमने सब कुछ देख लिया था, परीक्षण कर लिया था। एक बम जो बना वो वाजपेयी जी के समय, और हाइड्रोजन बम एटम बम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोनों में क्या फर्क होता है तो आप लोग जानते होंगे फिजिक्स में। एक में फिजन होता है, एक में फ्यूजन होता है। फिजन होता है हाइड्रोजन बम और फ्यूजन होता है एटम बम। तो हाइड्रोजन बम जो होता है, जो फिजन प्रक्रिया होती है ना, वो ज्यादा विस्फोट करती है, ज्यादा घातक होता है। तो हम करीब इजराइल के पास है ही, रूस और जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन सभी के पास है एटम बम। हमारे पास वो है ही,
पाकिस्तान के पास है, ईरान अभी बना रहा है, तो हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। और पाकिस्तान जैसे देश में यहाँ तो कहना ही कुछ ना है, यहाँ तो सेना के हाथ में सब कुछ रहता है। सरकार कहने के लिए कि लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वस्तुतः महानपुंसक, कोई ताकत नहीं है। जो ताकत है सेना के पास, और उसकी जो ISI गुप्तचर एजेंसी है उसके पास। तो सेना कैसी होती है तो जानते ही है, सेना के पास तो दिमाग होता ही नहीं, उसको तो सोचना कुछ है नहीं। हो सकता है कभी कभार ज्यादा दारू पी लेगा, सब एटम बम गिरा देगा, कहीं विस्फोट कर देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। और यदि विस्फोट हुआ तो भारत का नक्शा तो खैर बिगड़ ही जाएगा, बिगड़ जाएगा, पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ज्यादा खुश फहमी न पाले कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तब तक हम लोग बचेंगे। एटम बम से तो होगा ही नहीं, ये अप्रत्यक्ष विश्व युद्ध चल रहा है, उसमें हम लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। और सब लोग उस काम में लगा हुआ है, हम आप सभी लोग लगे हुए हैं। जिंदगी में कभी 5 पेड़ तो नहीं लगाएंगे, लेकिन 10 पेड़ काट जरूर देते हैं। गांव में देखे हैं आप ना, कहा भाई तो घर बनाना है, खेती के लिए खेत तैयार करना है, या ऐसे भी लकड़ी जलावन अमेजन का जंगल इतना काटा जा रहा है, और कहला काटा जाएगा, काट करके लकड़ी बेच दो। सारे जंगल कट गए। जब अपने यहाँ ये सारा क्षेत्र जंगली था, कभी हम लोग का जो एरिया है सब कुछ जंगली था, आज यहाँ तक घर शहर सब बन गया। अब आते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1945 में जाकर के खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण प्रथम विश्व युद्ध के अंत में की गई वर्साय संधि में ही कर दिया गया था। वर्साय संधि तो उस दिन पढ़ाए थे। वर्साय संधि के तहत विजित राष्ट्रों ने, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ जो अपमान किया, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि वहीं पर लिखा है। मित्र राष्ट्रों का एकमात्र उद्देश्य था कि जर्मनी को और उसके सहयोगी राष्ट्रों को इतना बर्बाद कर दो, इतना बर्बाद कर दो कि जिंदगी में फिर वह कभी अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं। उसकी सेना, खासकर वायुसेना और पनडुब्बी, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। स्थल सेना में मात्र 1 लाख तक सीमित रख सकता है जर्मनी, ये प्रावधान किया गया। सार का क्षेत्र जो उसका था, कोयला का क्षेत्र, छीनकर फ्रांस को दे दिया गया। रूर का औद्योगिक क्षेत्र था, उसे छीन लिया मित्र राष्ट्रों ने। युद्ध पूर्व जो जर्मनी की स्थिति थी, बेल्जियम, नॉर्वे आदि क्षेत्रों पर जो उसका कब्जा हुआ था, या टोगा, कैमरून, अफ्रीकी देशों पर कब्जा हुआ था, वो सब मित्र राष्ट्रों ने उससे छीन लिया। सबसे बड़ी बात कि पूरे विश्व युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए सारी जिम्मेवारी जर्मनी पर लाद दी गई। यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो वह जर्मनी के कारण हुई, और इसलिए जर्मनी को हर्जाने के रूप में 6 अरब 10 करोड़ पाउंड मित्र राष्ट्रों को देना पड़ेगा। जर्मनी के पास कुछ नहीं था। अब जर्मनी कर्जा लेकर के लोगों को हर्जाना दे रहा मित्र राष्ट्र। इन परिस्थितियों में जर्मनी की जो लोग थे, जनता जो थी, वो मित्र राष्ट्रों से बहुत खफा हो गया। अब वह एक ऐसे नायक की खोज में थी
जो इनसे फिर से बदला ले सके और जर्मनी के अपमान को जो मित्र राष्ट्रों ने किया था चुन चुन कर बदला ले और अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस बहुत जल्दी 1930-31 के लगभग जर्मनी के राजनीतिक मंच पर हिटलर जैसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिसने आगे चलकर मित्र राष्ट्रों से बदला लिया। हालांकि जर्मनी की तरह ही इटली में भी मुसोलिनी का उदय हुआ। ये दोनों जो अधिनायक थे तानाशाह, इनको शांति में विश्वास नहीं था, इनका दर्शन ही था युद्ध। यानी कमजोर राष्ट्रों पर कब्जा करते रहो, कमजोर राष्ट्रों को जीने का कोई हक नहीं है, इन तानाशाहों का उद्देश्य। यही कारण है कि जर्मनी फिर से हिटलर के नेतृत्व में साम्राज्यवादी अभियान पर निकल। दूसरी तरफ इटली वह भी साम्राज्यवादी अभियान पर निकल गया और इधर जापान ये भी सैनिकवाद में विश्वास करता था। ये तीनों के तीनों साम्राज्यवादी अभियान पर निकल गए। परिणाम फिर से मित्र राष्ट्रों को एक होने का मौका मिला। अब यहां से जो प्रथम विश्व युद्ध में गुटबंदी हुई थी, फिर से विश्व दो गुट में आते चला गया। एक गुट का नेता जर्मनी था जिसमें इटली और जापान शामिल थे, और दूसरे गुट का नेता फ्रांस ही कहिए, जिसमें इंग्लैंड, रूस और बाद में अमेरिका शामिल है। ये चारों एक साथ आ गए और इस तरह से दो खेमों में यूरोप फिर से बढ़ गया। एक को कहते थे धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। कलम धुरी राष्ट्र एक्सिस नेशंस और दूसरा मित्र राष्ट्र। इसमें थे जर्मनी, इटली और जापान, और इसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और बाद में अमेरिका। दो खेलों और दोनों खेमे अधिक से अधिक देशों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। यानी फिर से यूरोप एक विस्फोटक स्थिति तक पहुंचता चला गया। शुरुआती दौर में चूंकि रूस में अब समाजवादी व्यवस्था आ चुकी थी, साम्यवादी वहां सरकार थी। साम्यवाद से जो फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे राष्ट्र थे पूंजीवादी, एक डर थे। इनको लग रहा था कि किसी भी तरह से जर्मनी रूस को पराजित कर दे या रूस पर अटैक कर दे, जिससे कि रूस भी बर्बाद हो जाए और जर्मनी भी बर्बाद हो जाए, और तब फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर के इन दोनों राष्ट्रों पर कब्जा कर ले। इनका तो विश्वास जरूर था, लेकिन पासा उल्टा होता चला गया। जर्मनी शुरुआती दौर में रूस के साथ संधि कर ली, अनाक्रमण संधि। यानी न तो रूस जर्मनी पर आक्रमण करेगा और न जर्मनी रूस पर आक्रमण करेगा। आगे चल करके जर्मनी बदल गया और तब रूस शामिल हुआ इंग्लैंड के साथ। वही इस समय स्टालिन का शासन था रूस में, और स्टालिन अपने आप में बड़ा क्रूर था और एक तरह से समाजवादी तानाशाह आप कह सकते हैं। लाखों लोगों को इसने भी खड़ा करके गोली मरवा दिया था। जिस पर भी संदेह हुआ कि हमारे शासन के लिए ये खतरा पैदा कर सकता है, उसको गोली मरवा दिया। यहाँ तक कि अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा था।
दामाद से भी इसको लगा कि मेरे गद्दी को खतरा हो सकता है, मरवा दिया। और इसके लिए उसकी बेटी कभी जिंदगी भर माफ नहीं की। 1953 रूस का शासन स्टालिन के हाथ में कब से मिला? 1924 से, मैंने लेनिन की मृत्यु के बाद। लेनिन की हत्या हुई और वहां से शासन किया। 1953 में जाकर के उसकी मृत्यु। और स्टालिन भले ही क्रूर जरूर था, लेकिन जो पंचवर्षीय योजना लाई, दूसरे पंचवर्षीय योजना तक पहुंचते पहुंचते रूस एक महाशक्ति बन गया और अमेरिका को जवाब देने के लिए ये खड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में 1940 के लगभग जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। बाद में हम आते हैं। तो इस तरह से पूरा जो यूरोप था दो गुटों में बंटता चला गया और ये दोनों गुट अब अपने अपने हथियार बंदी की होड़ में लगे। हर कोई अपने राष्ट्रीय आय का 85% भार सेना पर, अस्त्र शस्त्रों पर खर्च करना। 85%। आप सोच सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति होगी। जहां फ्रांस अपने सीमा पर जमीन के अंदर मैग्नो लाइन का निर्माण किया, वही जर्मनी अपनी सीमा पर सीजफ्राइड लाइन का निर्माण किया। यह था सेना का जमाबंदी, जहां पर हर तरह के अस्त्र शस्त्र का जमा हो रहा था। इस समय तक एटम बम तो सिर्फ अमेरिका के पास था, लेकिन अभी प्रयोग हुआ नहीं था, एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था, बाकी और किसी देश के पास था नहीं। तो टैंक वगैरह ये सब कुछ ये दोनों फ्रांस और जर्मनी अपनी अपनी सीमा पर लगा करके तैयार थे। चाहे पनडुब्बी हो या कोई और अस्त्र शस्त्र हो, हथियार बंदी की जो होड़ हुई, तो एक तो आक्रमण करने के लिए, दूसरा अपनी सुरक्षा की ख्याल से वह भी हथियार बंदी की होड़ कर, यानी फिर से बारूद दोनों पक्षों के बीच जमा होता चला। तीसरी बात यह है, इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की नीति। शुरुआती दौर में जो जर्मनी या इटली दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे थे, तो इंग्लैंड और फ्रांस मूक दर्शक बनकर के देख रहे थे। सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से जर्मनी और इटली की जो लिप्सा है वह शांत रहे और इसी बहाने एक दिन वह रूस पर आक्रमण करके वो बर्बाद करते, और इसीलिए ये चुप थे। इसको तुष्टीकरण करते। लास्ट में यह हुआ कि चेकोस्लोवाकिया पर सुडेटन लैंड का एक इलाका था उसका, जहां पर उसका औद्योगिक क्षेत्र था, उद्योग था। जर्मनी ने उस पर अटैक कर दिया। जब इसकी खबर मिली फ्रांस और इंग्लैंड को, तो दौड़े दौड़े पहुंचे वहां चेकोस्लोवाकिया और हिटलर मुसोलिनी के साथ एक मीटिंग की। उनको कहा गया कि आप सिर्फ सुडेटन लैंड ले लीजिए और यहां से लौट। यहां तो हिटलर ने उनको कहा कि ठीक है, हम इससे संतुष्ट हैं, लेकिन सुडेटन लैंड हमको मिलना चाहिए। जर्मनी और इंग्लैंड तैयार हो गए, सुडेटन लैंड मिल गया। जब ये लोग वापस लौट गए तो अगले ही साल पूरे चेकोस्लोवाकिया को हिटलर निगल गए, यानी पूरे चेकोस्लोवाकिया पर उसने कब्जा कर। अब इनके पास कुछ नहीं बचा था। इसी तरह इटली अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया मुसोलिनी, उस पर कब्जा कर लिया। इधर जापान अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए बर्मा तक कब्जा कर लिया और भारत पर अब अटैक करने का वो तैयारी करना शुरू कर दिया था। इस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि जापान के भरोसे हमको मत छोड़ो, छोड़ रहा है तो हमारे भरोसे छोड़ करके तुम निकल जाओ, भारत छोड़ दो। इसी समय गांधी जी ने कहा था, लेकिन अंग्रेज छोड़ने वाले थोड़े थे। तब हमने भारत छोड़ो
आंदोलन की शुरुआत की थी, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन भारत पर खतरा मंडराने लगा था और कलकत्ता जैसे कुछ शहरों पर बम भी गिराए गए थे, ये भी जानकारी होनी चाहिए। जापान की ओर से स्थिति बहुत भयावह हो चुकी थी। शुरुआती दौर में यदि इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे राष्ट्रों पर अंकुश लगाने का काम करते तो विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं होती। लेकिन वहां इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसके परिणाम यह हुआ कि हिटलर और मुसोलिनी और जापान की मंशा बढ़ती चली गई। जापान ने चीन के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और ये लोग कुछ नहीं कर सके, और इसके कारण इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों का लिप्सा बढ़ता चला गया, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में परिस्थितियों को पहुंचाते हैं। अब लास्ट जो कारण होता है वो पोलिश गलियारा, डांजिंग बंदरगाह पोलिश गलियारा। प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई, उस समय जर्मनी का एक भाग छीन लिया मित्र राष्ट्रों ने, इसको पोलिश गलियारा कहते हैं, और समुद्र तक पहुंचने का वह रास्ता दिया गया, पोलैंड के लिए क्रिएट किया गया। डांजिंग बंदरगाह जो था, ये भी, इसको भी पोलैंड को दे दिया गया था। अब जर्मनी ने मांग की कि हमको पोलैंड से कि हमारा जो पोलिश गलियारा है और डांजिंग बंदरगाह वो वापस करो। पोलैंड इसको मानने से इनकार कर दिया। जब पोलैंड ने मानने से इनकार कर दिया तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर अटैक कर दिया। उसकी सुरक्षा के लिए 3 सितंबर इंग्लैंड और फ्रांस चले आए। इधर जर्मनी ने क्या किया कि रूस पर अटैक कर दिया, फ्रांस पर अटैक कर दिया, और फ्रांस को 1942 या 43 में आत्मसमर्पण उसको करना पड़ा। फ्रांस पर कब्जा हो गया जर्मनी का। रूस के उत्तरी भाग में बहुत बड़े 2/3 हिस्सा पर एक कब्जा कर लिया जर्मनी, और मुसोलिनी ये स्टालिन कुछ नहीं कर पाया। यहां तक कि मास्को तक ये पहुंचने वाला था जर्मन सेना। तब स्टालिन अपनी सेना को और अपनी जनता को खड़ा किया। लगभग 7 लाख लोग केवल और केवल मास्को के उस समय मारे गए थे। तो युद्ध में जो हानि हुई से हुई, उस समय मारे गए थे 7 लाख के लगभग। यहां जब स्टालिन ने अपनी सेना और जनता को जोश भरा, यह हम मिट नहीं सकते हैं जर्मनी के सामने, यदि मिटना ही है तो युद्ध लड़ करके मिटेंगे। अब उसकी सेना भी तैयार हो गई और जनता भी तैयार हो गई। तब यहां पर सामना जो हुआ रूस का, इसमें जर्मन सेना पराजित। उत्तरी भाग, जब उत्तरी भाग में पराजित हुई तो रूस के दक्षिणी भाग पर जर्मन सेना ने अटैक कर दिया, यानी 2 तरफ से। अब यहां पर मित्र राष्ट्रों ने दूसरा मोर्चा खोला। ये दूसरा मोर्चा द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे प्रसिद्ध, इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस, ये चारों मिलकर के जर्मनी पर बमबार्डिंग करना शुरू कर दिया, जर्मनी को घेर लिया। इसी समय जापान ने क्या किया, अमेरिका का प्रशांत महासागर में एक बंदरगाह पर्ल हार्बर, उस बंदरगाह पर बमबार्डिंग करके पूरा का पूरे बंदरगाह को तहस नहस कर दिया। केवल बंदरगाह नहीं था, वहां सेना थी, पूरी सेना थी, पूरी सैनिक टुकड़ी थी अमेरिका की। उस पूरे सैनिक टुकड़ी को इसने बर्बाद कर दिया जापान ने, और उस पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका के सामने तो कोई और विकल्प नहीं था। तब उसने जापान के विरुद्ध ही नहीं बल्कि जर्मनी, इटली जैसे धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध उसने युद्ध की घोषणा कर दी। अब अमेरिका का इसमें शामिल होना युद्ध की दिशा को बदल दिया। मतलब 1942 में शामिल हुआ। हाँ, 1944 तक पहुंचते पहुंचते इटली तो पहले पराजित हुआ। पराजित क्या हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया। वहां तो जनता ने ही मुसोलिनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
तो आत्मसमर्पण करना पड़ा इटली को। अगले साल 45 के मई महीने में जब चारों तरफ से बम्बार्डिंग मित्र राष्ट्रों ने करनी शुरू कर दी जर्मनी पर, तो जर्मनी को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और हिटलर को बंकर में आत्महत्या कर लेनी पड़ी, क्योंकि उसका प्रण था कि हम जिंदे जी मित्र राष्ट्रों के हाथ में नहीं पड़ सकते। तो अपने सेनाधिकारियों को बुलाया और उसी समय कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को कहाँ फेंक देना, जला देना, क्या कर देना, ताकि उनके हाथ में नहीं मिल सके। उसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि फिर हिटलर का हुआ क्या, लेकिन इतना प्रमाण है कि उसने आत्महत्या की अपनी प्रेमिका के साथ। प्रेमिका को भी मार दिया, खुद भी मर गया। अब सिर्फ बचा था जापान। जापान पर 6 अगस्त 1945 को पहले हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर ये 2 एटम बम गिराए गए। दोनों एटम बम का परिणाम यह हुआ कि दोनों शहर पूरी तरह से बर्बाद। जापान को भी सरेंडर करना पड़ा 1945 में, और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। इसमें राष्ट्र संघ वगैरह की जो विफलता थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर सका। छोटे छोटे राष्ट्रों के मामलों को तो सुलझा दिया, लेकिन जब बड़े राष्ट्रों का मामला आया तब ये कुछ नहीं कर सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिटलर और मुसोलिनी बढ़ता चला गया। 45 में युद्ध समाप्त। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या कुछ पूछना है?